Hello students, welcome back. I hope all you are fine and you are doing great in your studies. तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, जो इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का। तो पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने समझ लिया था कि क्यों हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। तो आज हमने समझना है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस करें। तो आज हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए हैं? पार्ट 2। तो चलो समझते हैं लास्ट हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एलपीजी। हमने ये पढ़ा था कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस थी किनकी? पब्लिक सेक्टर की। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट था उसमें क्या आ गया था बच्चों? डेफिसिट। इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मैनेजमेंट था वो क्या था? इनएफिशिएंट। फिर जो क्राइसिस थे 1991 के, उनने हमें फोर्स किया कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से क्या लें? हेल्प लें। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कितने रुपए एज अ लोन दिए? $7 बिलियन। उनने कुछ कंडीशंस लगाई कि हम रिमूव करेंगे रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर से, रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट का रोल और रिमूव करेंगे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो इंडिया ने ये सारी कंडीशंस क्या कर ली थी? एक्सेप्ट। और इन्हीं को हमने आगे चल के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बनाया। तो इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अडॉप्ट की? 1991। इसके अकॉर्डिंग दो मेजर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर में शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस या इंप्रूवमेंट करने थे उस पर ध्यान दिया गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की गई। शॉर्ट टर्म में क्या प्लानिंग की गई? जो वीकनेस थी बीओपी अकाउंट की उसको क्या करना? करेक्ट करना। दूसरा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। लॉन्ग टर्म में किन बातों पे ध्यान देना था? एक हमने एफिशिएंसी इंप्रूव करनी थी एम्प्लॉइज की, और कंपटीशन को क्या करना था? इंक्रीज करना था। उसके बाद क्या मेन पॉलिसीज क्या थी? इकोनॉमिक पॉलिसी वो तो बहुत सारी थी, लेकिन इनको हम मेजरली 3 हेड्स में पढ़ते हैं। वो हेड्स कौन से थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तो क्या थे? पॉलिसी स्ट्रेटेजीज थी, और ग्लोबलाइजेशन उसका क्या था? आउटकम था। उसका क्या था? आउटकम। तो आज हमने समझना है लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ। तो लिखा है प्रायर टू 1991 देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इन इंडिया in the areas of licensing, import and export, trade dealing and foreign exchange। तो कह रहा है 1991 से पहले बहुत सारी क्या थी हमारे देश में? रेस्ट्रिक्शंस थी। हमारे देश में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे लाइसेंसिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड डीलिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाइसेंसिंग लगा रखी थी। लेकिन क्या हुआ? इन जुलाई 1991 a package of economic reforms was announced which marks the beginning of process of liberalization in India। उसने क्या किया? लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया इंडिया में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो हमने उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उन सबको क्या कर देना? रिमूव कर देना। तो कह रहे हैं लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए हम लिबरलाइजेशन का मतलब बोलते हैं, लिबरलाइजेशन मतलब बोलते हैं कि एक तरीके से हम क्या दे रहे हैं? फ्रीडम दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो लिखा है, लिखो, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा तो मतलब उनको क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी। ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं? टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज। हमें किसको इनकरेज करना था? प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, कि वो और मेहनत करें, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो बनाएं, ठीक है, अपने आप को और ज्यादा मार्केट में लेके नई नई टेक्नोलॉजी यूज करें। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा लेके आए। जब कंपटीशन होगा तभी हम इंप्रूवमेंट करेंगे। थर्ड, टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। जो अच्छे से काम करेगा, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसको हम क्या देंगे? इंसेंटिव्स देंगे। अपग्रेड टेक्नोलॉजीज, हम क्या अपग्रेड करें? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें।
गेट रिड ऑफ कॉस्टली डिलेस, जो देरी होती थी किसी भी गुड्स को डिलीवर करने में उससे छुटकारा मिले। क्लियर होगी बात। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जो गवर्नमेंट थी उनने कौन कौन से रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस किए लिबरलाइजेशन के अंदर। तो ये 5 चेंजेस थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस किया, फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस किए, टैक्स में चेंजेस किए, फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस किए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किए। तो अब ये चेंजेस क्या थे, वन बाय वन हम ये सारे चेंजेस को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने कौन सा रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर किसमें चेंजेस किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस किए बच्चों वो समझते हैं। तो क्या क्या लिखा है, in order to make necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its new industrial policy on July 1991. The various measures under industrial policy reforms include, वो क्या क्या changes किए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, वो ये है। पहला है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने एक बार लाइसेंस लिया कि मुझे फ्रूटी बनानी है 10 रुपए की, अगर मैं 5 रुपए की फ्रूटी बनाना चाहता हूं तो मुझे दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुझे एक और अपनी ब्रांच ओपन करनी है उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो 1991 में रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से कह रहा है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया। कह रहा था न्यू पॉलिसी अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्रीज लाइक लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। तो कह रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पूरी तरीके से कम कर दी, खत्म कर दी, सिर्फ 3 को छोड़ के, एक लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। इन 3 चीज के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको बस एक बार लाइसेंस लेना है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। नो लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड टू सेट अप न्यू यूनिट्स और टू एक्सपेंड और टू डाइवर्सिफाई दी प्रोडक्शन। वही, अब आप कोई भी न्यू यूनिट खोलना चाहते हो या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा रीजन क्या है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। किसके रोल को डिक्रीज कर दिया, पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर के पास पिछले चैप्टर में मैंने शेड्यूल ए में पढ़ाया था कितनी कंपनीज थी, 17, और अब कितनी कंपनीज हैं बच्चों, सॉरी 3 इंडस्ट्रीज हैं। तो सरकारी कंपनियों के या सरकार का रोल क्या हो गया, कम हो गया। और वो 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया था कि उन प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी या कोई बड़ी कंपनी नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ छोटी कंपनी बनाएंगी। लेकिन लिबरलाइजेशन में डी रिजर्वेशन कर दिया। अब ऐसा कोई रोल नहीं है, अब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, कोई रिजर्वेशन नहीं, आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। 4th पॉइंट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम, द रिक्वायरमेंट for large companies to seek prior approval for expansion, establishment of new undertaking, merger, amalgamation, etc. were eliminated। कह रहा है जैसे ही लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट किया तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग, कोई नई ब्रांच बनानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, मर्जर करना है, एमलगेशन करना है, तो उसके लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, सब एलिमिनेट कर दिया था। ये हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। तो दूसरा रिफॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें क्या चेंजेस हुए, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, जो इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया में, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक, और वो कौन, क्या नाम है उसका, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, तो देखो पहला बोल रहा है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल को हमने क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। क्या किया, द रोल ऑफ आरबीआई वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, अब उसके रोल को रिड्यूस करके अब उसको क्या बना दिया गया है, फैसिलिटेटर। सिर्फ वो आपको हेल्प करेगा। एज ए रिजल्ट many financial institution was allowed to take decision without the interference from RBI। अब क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, म्यूचुअल फंड है, LICs हैं, ये अब अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, इनको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो पहला क्या हुआ, आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, तो बच्चों जो HDFC, ICICI, आप बंधन बैंक, ऐसे बैंकों के नाम सुनते हैं, यस बैंक, ये 1991 से पहले नहीं थे, ये इनका जन्म ही 1991 के बाद हुआ है, क्योंकि कब, जब कौन से सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे, फाइनेंशियल। तो प्राइवेट बैंकों का जो ओरिजिन हुआ, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो फॉरेन के हों, वो कब हुआ, जब फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे, चेंजेस आए थे 1991 में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है अब वो इंक्रीज कर दी है। सर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज राइज टू अराउंड 51%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स such as merchant bankers, mutual fund, pension fund were now allowed to invest in Indian financial market through banks, have been given permission to generate resources from India and abroad. Certain aspects have been retained with the RBI, safeguard the interest of the account. तो बस यहां से पढ़ना जो लिखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब होता है जो भारत के बाहर की दुनिया के लोग हैं, भारत को छोड़ दो तो उसके बाद जो भी लोग दुनिया बची, वर्ल्ड बचा, वो अब इंडिया में इंडियन बैंकिंग कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। और कितना परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकते थे, 51% तक इन्वेस्ट कर सकते थे। वहां के जो फॉरेन कंट्रीज के मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट। और कितने परसेंट तक शेयर ले सकते हैं, 51%। गॉट इट। नेक्स्ट है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले क्या होता था ना बच्चों, जैसे SBI है, SBI ने बोला मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे ब्रांच खोलनी, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अब SBI चाह रही है कि मैं दूसरी जगह भी ब्रांच खोलूं, तो उसको दोबारा क्या लेनी पड़ती थी, RBI से परमिशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप एक बार परमिशन लोगे कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी में अपनी ब्रांच ओपन करना चाह रहा हूं, उसके बाद आप उस सिटी में कितनी ही ब्रांच ओपन कर लीजिए, आपको उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बोला है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI। क्लियर है, ठीक है। अब टैक्स रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए वो पढ़ते हैं। हमने इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए वो पढ़ लिया, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए वो पढ़ लिया। ऐसे ही अब पढ़ते हैं टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए। कह रहा है टैक्स रिफॉर्म रिफर्स टू रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट है ना, उसकी टैक्सेशन पॉलिसी और उसकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और जो खर्चे करती है, जैसे रोड बनाना, पाइपलाइन पहुंचाना, लाइट पहुंचाना, उस पर खर्चा भी आता है, इन दोनों पॉलिसीज को मिला के क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। कह रहा है टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप लोगों को पता भी होगा, नहीं तो हम पढ़ते क्या है। Direct tax consists of taxes on incomes of individual as well as profit of business enterprise. For example, income tax and corporate tax. तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जहां पे इंडिविजुअल और बिजनेस एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके 2 एग्जांपल हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स।
इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस कंपनीज के प्रॉफिट में लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्स विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जा तो हमारी पॉकेट से ही रहे, लेकिन हम उसे पहले किसी पर्सन को देंगे, फिर वो किसी और को देंगे, वो गवर्नमेंट को देंगे, डायरेक्टली पे नहीं करेंगे। कह रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली किस पे लगते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा 5 रुपीज का, तो उसमें आपको कुछ टैक्स भी देने होते हैं। वो टैक्स शॉपकीपर, आप पूरे 5 रुपए किसको दे देते हैं, शॉपकीपर। शॉपकीपर उसमें से अपना हिस्सा रख लेता है, बाकी पैसे गवर्नमेंट को, जो भी उसमें टैक्सेस के अमाउंट होती है वो किसको दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी। अब इन सबको हटा के एक नया टर्म आ गया है जीएसटी। क्या आ गया, जीएसटी। तो टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुए, हमने तो पढ़ा टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 2 एग्जांपल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट के तो इसमें चेंजेस क्या हुए, रिडक्शन इन टैक्सेस। जो आपने पढ़ा था कि हमने बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे, अब उनको क्या करा, हमने कम कर दिया। देयर वॉज हाई टैक्स रेट बिफोर 1991 एंड इन दीज रिफॉर्म्स रेट्स ऑफ टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस्ड टू एनकरेज सेविंग। 1991 से पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, लेकिन अब जो रिफॉर्म्स आए उसके बाद हमने टैक्सेस को क्या कर दिया, कम, जिससे लोगों की क्या ज्यादा हो सके, सेविंग्स। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, considerable reforms in the field of indirect taxation have been made। indirect taxes में भी बहुत ज्यादा क्या हुए, कह रहा है, चेंजेस हुए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। टैक्स जो भरने की प्रोसेस थी उसको बहुत आसान कर दिया गया। आज के टाइम पे तो बच्चों जो टैक्स हम फिल करते हैं उसको फिल करना बहुत ही क्या हो गया है, ईजी हो गया है। In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many procedures have been simplified। बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया है, इजी कर दिया है, आसान कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है जब हम एक देश से दूसरे देश में गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो कह रहे थे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। ध्यान से सुनिएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन रिफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, जो कौन है, गवर्नमेंट, उसने पैसे की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। जैसे आप सुनते होंगे कि आजकल $1 की कीमत कितने रुपीस है, 85 अप्रोक्स। तो ये जो $1 खरीदने के लिए हमें 85 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक वैल्यू। डोमेस्टिक करेंसी को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस। तो इसी को बोला जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन मतलब हम नोइंगली, गवर्नमेंट ने जानबूझ करके पैसे की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। कौन से एक्सचेंज, कौन से रिफॉर्म्स में, फॉरेन एक्सचेंज। क्यों किया, इसकी हेल्प से टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो हमने पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही थी कि हमारे जो बीओपी अकाउंट था उसमें फॉरेन करेंसी आ तो कम रही थी लेकिन ज्यादा जा रही थी, तो उसमें डेफिसिट हो गया था। उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। द रुपी वॉज डिवैल्यूएड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। जो पैसे है वो किसके अगेंस्ट में डिवैल्यूड होता है, फॉरेन करेंसी। तो देखो रुपए को हमने डॉलर के कंपैरिजन में डिवैल्यूएट करा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, उसका क्या होने लग गया इंडिया में, इनफ्लो। जब हम पैसे को डिवैल्यूएट करते हैं तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया का जो आइटम होता है, गुड्स होते हैं बेटे, वो हो जाते हैं सस्ते। वो क्या हो जाते हैं, सस्ते, इसीलिए वो ज्यादा परचेस करेंगे। जब वो ज्यादा परचेस करेंगे तो हमारे पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो जो फॉरेन करेंसी के रेट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी के क्या हैं, रेट्स हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है सप्लाई कर और ये होता है डिमांड कर।
तो जहां पे सप्लाई और डिमांड कर्व मैच करेंगे वहीं पे हमारी जो फॉरेन करेंसी के रेट हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसाइड। तो अब पहले तक तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि डॉलर का रेट क्या होगा, लेकिन 1991 में जब रिफॉर्म्स आए तो फिर अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है कि फॉरेन करेंसी के रेट क्या होंगे, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो भी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंग हम रेट क्या करेंगे, डिसाइड। अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ जाएंगे, मान लीजिए डिमांड कम हो गई तो रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब मार्केट में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से पैसे की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तभी तो आप सुनते हो कि $1 आज 85 का हो गया, आज 82 का हो गया, आज 81 का हो गया। तो ये किसकी वजह से, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। लास्ट जो आगे है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या चेंज किया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में, कह रहा है बिफोर 1991 अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लाइक टैरिफ्स एंड कोटास। ठीक है, टैरिफ मतलब क्या होता था, टैक्स, कोटा मतलब क्या होता था, लिमिट, वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो 1991 से पहले हमने बहुत ज्यादा टैरिफ, टैक्स और लिमिट लगाई थी कि आप इतना ही लिमिट तक सामान ला सकते हो। क्यों, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट। However, this protection reduce the efficiency and competitiveness of domestic industries and lead to their slow growth. So the reforms in the trade and investment policy were initiated. हमने क्या किया था कि ये लिमिट लगा दी थी कि कोई भी फॉरेन, जैसे कोई अमेरिका गया तो वहां से सिर्फ इतने ही लिमिट में 2 ही आईफोन ला सकता है या 5 ही आईफोन ला सकता है, एक लिमिट लगा दी थी। और उसमें टैक्स भी बहुत लगा दिया था। क्यों, क्योंकि हम चाहते थे कि लोग बाहर से ना परचेज करें, हमारी ही इंडिया की मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स को क्या करें, परचेज। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, कह रहा है जो हमारी एफिशिएंसी थी वो रिड्यूस हो गई, या जो कॉम्पिटिटिवनेस था वो क्या हो गया, रिड्यूस। क्योंकि हमें पता है अब जो भी है लोग हैं हमारे से ही परचेज करेंगे, तो जो एफिशिएंसी या कॉम्पिटिटिवनेस होता है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना, तो वो खत्म होने लग गया। इसकी वजह से कह रहा है हमें चेंजेस करने पड़े। क्या क्या चेंजेस करने पड़े, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो हमने ये चेंजेस किए टैक्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में। आगे कह रहा है द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे टैरिफ्स, कोटास, इनको रिमूव कर दिया गया। द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा अमाउंट पे रिड्यूस कर दिया। वन ऑन मेनी प्रोडक्ट like consumer goods, agricultural product, it was fully removed। पहले तो कह रहे हैं हमने जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी, और जो कंज्यूमर गुड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उसमें तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था रेस्ट्रिक्शंस जो भी थी। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अब जो हम अपने देश का बना हुआ सामान विदेशों में जाके बेचेंगे, फॉरेन कंट्रीज में बेचेंगे, उसमें जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती थी उसको रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने कि कोई नहीं लगेगी, आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बेचिए, जितना आप बेच सकते हो उतना बेचिए। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। जो आप फॉरेन कंट्रीज से सामान लेके आओगे उसमें भी टैक्सेस क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं बच्चों इंडिया में जो फॉरेन कंट्रीज से सामान लाते हैं और इंडिया में बेचते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत सारे, देखो आपने जैसे देखा होगा दिवाली में जो लाइटिंग वाली माला वगैरह, पटाखे या जो आते हैं वो चाइना से बन के आते हैं। तो जो शॉपकीपर बेचते हैं ना उसको उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसे बोलता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि आप जो फॉरेन कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो और यहाँ इंडिया में बेच रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो या फिनिश प्रोडक्ट ला रहे हो, तो उसमें भी रिडक्शन करा गया, उसमें भी आपको क्या दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, द इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर
हैजर्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट। कह रहा है जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग था वो अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। क्या छोड़ के? जो हैजर्डस या एनवायरमेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट है उनको छोड़ के अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या कर दी गई थी? खत्म कर दी गई थी। तो जो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म चेंजेस आए थे, जो 5 सेक्टर्स में चेंजेस आए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, और लास्ट वाला हमारा फॉरेन रिफॉर्म्स। तो जो भी चेंजेस आए थे वो हमने सब समझ लिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और यही से एग्जाम में आते हैं। अगला प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।